हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का गीताज कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स में। ठीक है, आज हम करने वाले हैं एस्टेट 2018 के सेट सी के क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर 125 तक। आज की वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत मेहनत से नोट्स बनाए हैं, तो प्लीज़ इतनी ईमानदारी से आप भी देखिएगा, इतनी लगन से। और ठीक है, प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। चलिए करते हैं शुरू। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टर्स दैट इफेक्ट कंज्यूमर बाइंग पावर एंड स्पेंडिंग पैटर्न इज़। देखो वो वाले फैक्टर कौन से होते हैं जो कंज्यूमर की बाइंग यानी कि जो उसके खरीद की शक्ति को और उसके स्पेंडिंग पैटर्न और उसके खर्च करने के पैटर्न को जो है वो इफेक्ट करते हैं। कौन से होते हैं वो? तो देखो, नेचुरल एनवायरनमेंट तो हो ही नहीं सकता, ना टेक्निकल हो सकते, ना पॉलिटिकल। अब उसके पैसे की बात आ रही है, पैसे वाली बात कौन से एनवायरनमेंट में हम करते हैं? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में करते हैं, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हम यहाँ टिक कर देंगे। ठीक है, कंज्यूमर बाइंग पावर और स्पेंडिंग पैटर्न को कौन इफेक्ट करता है? हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द फाइनेंशियल लीवरेज इफ सेल्स 1 लाख यूनिट्स दे रखे हमारे पास और हमारी सेल दे रखी है 2 लाख की, और वेरिएबल कॉस्ट हमारी दे रखी है 0.70 रुपीज़ की, और फिक्स कॉस्ट है हमारी 65,000 की, और इंटरेस्ट चार्जेस दे रखे हैं 15,000 के। ठीक है, और हमें पूछ रहे फाइनेंशियल लीवरेज। सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होगा तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स EBIT और EBT अर्निंग बिफोर टैक्स। सबसे पहले कैसे निकालते हैं? देखो, सबसे पहले सेल्स लेंगे हम। सेल्स 2 लाख में से हम वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देंगे। वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी? 0.70 की अगर हम 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, और फिर जो आएगा उसमें से फिक्स कॉस्ट अगर हम लेस कर देंगे तो 65,000 की फिक्स कॉस्ट भी लेस कर देंगे, जो आएगा उसमें से फिर इंटरेस्ट लेस कर देंगे। देख करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले सेल्स लिखी हमने 2 लाख की, 2 लाख में से सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे हम अपनी 1 लाख यूनिट्स की। 0.70 से मल्टीप्लाई करके हमारी 70,000 वेरिएबल कॉस्ट आ गई है। फिर जो बैलेंस आया उसमें से फिक्स कॉस्ट भी हमने लेस कर दी, फिर जो बैलेंस आया उसमें से अब हम इंटरेस्ट भी लेस कर देंगे। अब देखो, दोनों वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट लेस करने के बाद जो आया था वो था हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और उसमें से इंटरेस्ट और लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अर्निंग बिफोर टैक्स। हमें फॉर्मूले में दो ही चीज़ें चाहिए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड अर्निंग बिफोर टैक्स। दोनों ही चीज़ें उठाएंगे और अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे, EBIT डिवाइडेड बाय EBT। ठीक है, कट करा तो हमारा आंसर आ गया 1.3 टाइम्स। दोबारा से देख लो एक बारी। सेल्स दे रखी है हमारे पास, हम इसमें से वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे, फिर फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे और इंटरेस्ट को भी लेस कर देंगे, तो जो चीज़ें हमें चाहिए वो सारी हमारी आ जाएगी। नेक्स्ट पढ़ना फ्रेंड्स बड़े ध्यान से। द ओलिगोपोली मॉडल इन विच द बिजनेसमैन एज्यूम्स दैट। ठीक है, ओलिगोपोली का वो कौन सा मॉडल है? अल्पाधिकारी मॉडल, जिसमें वैसा ही कल्पना करता है कि द कॉम्पिटिटर आउटपुट और फिक्स, कि जो उसके प्रतिस्पर्धी है ना उसका उत्पादन तो स्थिर है, और फिर वो ये निर्णय करता है कि एंड साइमल्टेनियसली डिसाइड हाउ मच टू प्रोड्यूसेस, और अब उसे कितना उत्पादन करना चाहिए। यानी कि वो कौन सा मॉडल है जिसमें वो ये सोचता है कि दूसरे का उत्पादन तो स्थिर है और अब उसे कितना उत्पादन करना चाहिए। तो क्या आ जाएगा? कुर्नो ओलिगोपोली मॉडल। ठीक है, कुर्नो ओलिगोपोली मॉडल। हमारे पास 4 ऑप्शन है, कुर्नो ओलिगोपोली मॉडल, स्टेकलबर्ग ओलिगोपोली मॉडल, चैम्बरलिन ओलिगोपोली मॉडल और बर्टेंड ओलिगोपोली मॉडल। हम यहाँ इन चारों को ही पढ़ेंगे कि चारों होते क्या हैं। देखो, कुर्नो मॉडल क्या कहता है? कुर्नो मॉडल का इसने बताई दी कि क्या होता है कि जिसमें जो हमारा बिजनेसमैन है वो ये सोचता है कि दूसरे का उत्पादन जो स्थिर है, फिक्स है, और हम अपना कितना उत्पादन करें। तो कुर्नो मॉडल ऑफ ओलिगोपोली अप्लाइज वेयर द फर्म प्रोड्यूस होमोजीनियस प्रोडक्ट। जो भी 2 फर्में हैं, जितनी भी फर्में ओलिगोपोली में, वैसे 2 ही होती हैं यहाँ पे, तो हमारी होमोजीनियस प्रोडक्ट को वो प्रोड्यूस कर रही हैं। दे कम्पीट साइमल्टेनियसली ऑन आउटपुट एंड मार्केट शेयर। ये मार्केट शेयर के ऊपर भी और आउटपुट के ऊपर भी वो एक दूसरे को कम्पीट कर रही हैं, प्रतिस्पर्धा कर रही है एक दूसरे से। एंड दे एक्सपेक्ट देयर राइवल डू नॉट चेंज देयर आउटपुट इन रिस्पॉन्स टू एनी चेंज दैट द मेक। ठीक है, और कि ये सोचती है कि जो उसका प्रतिद्वंदी है वो अपने आउटपुट को चेंज नहीं कर रहा है, और उसी को ध्यान में रखते हुए वो अपने आउटपुट को चेंज कर लेती है। अदर ऑप्शन में देखिए, पहले क्या है हमारा? स्टेकलबर्ग मॉडल। स्टेकलबर्ग मॉडल क्या कहता है? स्टेकलबर्ग मॉडल कौन सा होता है? स्टेकलबर्ग मॉडल इज वन इन विच वन फर्म इज लीडर, एक फर्म तो लीडर है, एंड अदर फर्म्स आर फॉलोअर्स, दूसरे उसके अनुयायी हैं, उसका फॉलो करने वाले हैं। दिस मॉडल अप्लाइज वेयर, ये कहाँ पे अप्लाई होती है? जहाँ पे फर्म्स जो है होमोजीनियस प्रोडक्ट को बेच रही है। कॉम्पिटिशन इज बेस्ड ऑन आउटपुट
एंड फर्म चूज देयर प्रोडक्ट सिक्वेंटली नॉट साइमल्टेनियसली, साथ साथ वो नहीं आउटपुट को अपने को डिसाइड करेंगी सिक्वेंटली, यानी कि पहले फर्म जो लीडर फर्म है वो डिसाइड करेगी, उसके बाद जो उसकी फॉलोअर्स फर्म है वो डिसाइड करेंगी। द लीडर इज टिपिकली ए फर्स्ट मूवर हु चूज इट्स आउटपुट बिफोर अदर फर्म कैन डू। ठीक है, सबसे पहले लीडर जो है वो अपना चूज करेगा, उसके बाद दूसरी फर्म में। सिंस अदर फर्म्स मस्ट सेट देयर आउटपुट डिसीजन गिवन इन द लीडर्स आउटपुट डिसीजन, एक लीडर के आउटपुट डिसीजन के बाद ही दूसरे अपना डिसीजन लेते हैं। द लीडर इन ए स्टेकलबर्ग ओलिगोपोली टिपिकली हैज ए बिगर मार्केट एंड हायर प्रॉफिट, उसी के पास मार्केट का बहुत बड़ा हिस्सा भी होता है और उसी का प्रॉफिट भी सबसे ज़्यादा होता है देन अदर फर्म इन द ओलिगोपोली। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बर्टेन मॉडल। बर्टेन मॉडल क्या होता है? देखो बर्टेन मॉडल जो होता है ना, बर्टेन मॉडल में यहाँ माना जाता है कि दो फर्में होती हैं और दोनों फर्मों के बीच में होमोजीनियस प्रोडक्ट भी हो सकते हैं और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। There are two versions of Bhatain model depending on whether the product are homogeneous or differentiated. Homogeneous में क्या हो जाएगा? homogeneous तो क्या कौन से प्रोडक्ट होते हैं? जब दो फर्में जो एक जैसा प्रोडक्ट बना रही है, तो यहाँ पे ना देखो एक अपनी कीमत कम करेगा, दूसरा भी कम कर देगा, पहले वाला फिर और थोड़ी कम करेगा, दूसरे वाला फिर और थोड़ी कम कर देगा। तो यानी कि प्राइस है ना वहाँ तक कम होते चले जाएंगे जब तक उनकी मार्जिनल कॉस्ट नहीं आ जाती और कीमत वहाँ पे डिसाइड हो जाएगी। यानी कि कीमत कहाँ डिसाइड होती है? मार्जिनल कॉस्ट में। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन सा ऐसा मॉडल है जहाँ पर कीमत जो है सीमांत लागत के बराबर होती है। तो ये हमारा हो जाएगा बर्टेन मॉडल। ठीक, इसके अजम्पशंस क्या होते हैं? होमोजीनियस प्रोडक्ट में क्या चाहिए? कंपटीशन सेम एज परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ पे भी दोनों के बीच में परफेक्ट कंपटीशन की तरह ही होता है बाजार। बस परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? क्रेता भी बहुत सारे, विक्रेता भी बहुत सारे, बायर भी बहुत सारे, सेलर भी बहुत सारे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो ही हैं हमारे बेचने वाले, लेकिन उसके बीच में कंपटीशन इतना तगड़ा है जितना कि परफेक्ट कंपटीशन में होता है। कंपटीशन बिटवीन टू फर्म के बीच में होता है। होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं और उनकी सेम टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, सब कुछ सेम है, लेकिन कंपटीशन बिल्कुल परफेक्ट कंपटीशन के जितना ही होता है। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट में क्या होता है? बेशक दोनों के जो प्रोडक्ट है ना वो अलग अलग है, लेकिन जब भी एक अगर अपना प्राइस इंक्रीज करेगा ना तो दूसरा भी अपना प्राइस इंक्रीज कर देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उनका जो मोटिव होता है वो होता है। नेक्स्ट है हमारा चैम्बरलिन ओलिगोपोली मॉडल। इसे क्या कहते हैं? चैम्बरलिन स्मॉल ग्रुप मॉडल भी कहते हैं। और ये जो हमारे चैम्बरलिन थे, चैम्बरलिन का पूरा नाम क्या था? एडवर्ड एच चैम्बरलिन बोलते हैं इनको, हेस्टिंग्स चैम्बरलिन को एडवर्ड एच चैम्बरलिन बोलते हैं। इन्होंने 1933 में एक रिसर्च करी थी जिसका नाम था द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो ये भी पेपर में आ सकता है कि ये जो रिसर्च थी द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ये किसने करी? ठीक है, चैम्बरलिन ने करी। और ये यूँ भी आ सकता है कि चैम्बरलिन ने कौन सी रिसर्च करी? तो ये थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक, एक क्वेश्चन में से कितने सारे क्वेश्चन निकल गया। अब देखो इसके बारे में चैम्बरलिन का क्या होता है? इस मॉडल के अनुसार ना सारे ओलिगोपोलिस्ट जो है ना एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, यानी कि एक अगर अपना प्राइस कम करेगा दूसरा कम कर देगा, एक अगर प्राइस बढ़ाएगा दूसरा प्राइस बढ़ा देगा। तो इसी इंटरडिपेंडेंस के आधार पर इनके प्राइस और आउटपुट संबंधी डिसीजन लिए जाते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि वो ओलिगोपोली मार्केट कौन सी है जिसमें बिजनेसमैन ये अज्यूम करता है कि जो हमारे कॉम्पिटिटर है उसका आउटपुट तो फिक्स है और उसी के बेस पे वो अपने जो उनका उत्पादन है उसको डिसाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा कुर्नो ओलिगोपोली मॉडल में। क्योंकि सेकंड जो हमारा है स्टेगलबर्ग ने क्या बोला था? स्टेगलबर्ग में एक लीडर फर्म होती है और बाकी सारे उसके फॉलोवर्स होते हैं। पहले लीडर डिसाइड करते हैं, उसके बाद हमारे फॉलोवर डिसाइड करते। सेकंड है बर्टेन में दो ही फर्में होती हैं और उनके बीच में होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट के बीच में उनका कॉम्पिटिशन होता है। होमोजीनियस में क्या होता है? होमोजीनियस में वो दोनों वहाँ तक प्राइस कम करते हैं जहाँ उन सीमांत लागत नहीं आ जाती, इनकी प्राइस जो सीमांत लागत के इक्वल होते हैं। और डिफरेंशिएटेड में अगर एक कम करेगा तो दूसरा भी कम कर देगा, एक अगर कीमत बढ़ाएगा तो दूसरा भी अपना कीमत बढ़ा देगा, क्योंकि उनके बीच में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मोटिव होता है। और थर्ड क्या है हमारा? चैम्बरलिन क्या था? चैम्बरलिन ने क्या करा था? चैम्बरलिन में सारे ही हमारे जो भी मोनोपोलिस्ट हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं और एक दूसरे की डिपेंडेंस के कारण ही वो अपने प्राइस और आउटपुट संबंधी डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा 124 क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू हर्से एंड ब्लैंचार्ड सिचुएशनल अप्रोच टू लीडरशिप द पार्टिसिपेटिंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप हैज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देखिए एक आंसर में से आपको 4 आंसर याद आएंगे। अकॉर्डिंग टू हर्से एंड ब्लैंचार्ड, सिचुएशनल थ्योरी जो दी थी ना हर्से एंड ब्लैंचार्ड ने, इसमें उन्होंने कहा था कि मैंने किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में एक टाइम पे एक लीडरशिप स्टाइल को नहीं अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि जैसी कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग हमें लीडरशिप का जो स्टाइल है ना उसे चेंज करते रहना चाहिए। या इसी के बेस पे इन्होंने अपनी ये थ्योरी दी। इसमें जो थे ना 4 स्टाइल इन्होंने दिए थे, टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग एंड डेलीगेटिंग। कौन कौन से दिए थे? टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग एंड डेलीगेटिंग। अब क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है। अब ये वाला क्वेश्चन तो आ गया, पार्टिसिपेटिंग का आ गया, डेलीगेटिंग
ठीक है, अब मैं चारों को ही दिखाऊंगी आपको चारों कैसे करते हैं। देखो चारों को याद करने का तरीका, सबसे बढ़िया तरीका, ये हमारा राइट हैंड साइड से शुरू होकर नीचे से टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग, डेलीगेटिंग, टेलिंग, सेलिंग, देखो टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग एंड डेलीगेटिंग। लेकिन ये बनाएंगे कैसे? अब जो एक्स एक्सिस होता है ना, उसमें हमने क्या लिया, टास्क बिहेवियर। क्या टास्क बिहेवियर? अब देखो जब भी किसी से कोई काम करवाना होता है तो उसे हम डायरेक्ट करना पड़ता है ना, तो टास्क बिहेवियर का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, डायरेक्टिव बिहेवियर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही कि टास्क बिहेवियर का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, डायरेक्टिव बिहेवियर। अब ये टास्क बिहेवियर है ना, यहाँ इस पे तो लो है और यहाँ पे आके हाई हो रहा है, लो है और यहाँ पे आके हाई हो रहा है। ठीक है, और ओ एक्सिस पर हमने क्या लिया, स्पोर्टिव बिहेवियर, यानी कि जब भी किसी को सपोर्ट करेंगे तो वहाँ उनसे हमारा एक रिलेशनशिप बन जाता है। तो स्पोर्टिव को क्या कहेंगे, रिलेशनशिप बिहेवियर को। अब इन चारों को कैसे याद करेंगे? अब देखो ये यहाँ लो से हाई हो रहा है, लो से हाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाई, ऊपर वाली साइड यहाँ पे भी हाई रिलेशनशिप है और यहाँ पे भी हाई रिलेशनशिप है। ठीक है, और ये नीचे लो था तो यहाँ पे भी लो रिलेशनशिप है और यहाँ पे भी लो रिलेशनशिप है। और टास्क बिहेवियर में यहाँ पे लो है और यहाँ पे आई, तो इन दोनों में लो हो जाएगा, लो टास्क, और यहाँ पे आ जाएगा हाई टास्क और हाई टास्क। ठीक है, इस तरह से हम रख के अपना याद कर सकते हैं, टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग और डेलीगेटिंग। अब की बार क्वेश्चन में तो यूँ पूछ लिया कि लो टास्क और हाई रिलेशनशिप हो तो कौन सा होगा, तो मैं करना है कि पार्टिसिपेटिंग होगा। लेकिन अगर अगली बार स्टार्ट में ये आ जाए कि लो टास्क और लो ही रिलेशनशिप हो तो कौन सा होगा, तो वहाँ फिर पता चला जाएंगे ना। लेकिन अगर हमें ये वाला अपना कर रखे हैं नोट्स तैयार और ये वाले देख रखे अच्छे से समझ रखे, तो हम आराम से किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं रिलेटिंग टू दिस थ्योरी। डेलीगेटिंग में क्या हो जाएगा, लो टास्क है, लो रिलेशनशिप है। सेलिंग में हो जाएगा हाई टास्क है और हाई रिलेशनशिप है। और टेलिंग में हाई टास्क और लो रिलेशनशिप है। ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का कि राइटिंग ऑफ लॉस्ट कैपिटल इज़ वन ऑफ द वेज इन विच द शेयर कैपिटल कैन बी। क्या है ये हमारा, कि खोई पूंजी को खारिज करना। राइटिंग ऑफ मतलब कि अपलिखित करना, खारिज करना, लॉस्ट कैपिटल खोई हुई पूंजी को, जो गुम हो गई, हमारे पास है ही नहीं। वन ऑफ द वेज इन विच द शेयर कैपिटल कैन बी, शेयर कैपिटल इससे क्या हो जाएगी। अब पहले अदर ऑप्शन देखो, अदर ऑप्शन में देखा अल्टर्ड यानी कि अदला बदली। अदला बदली तो जब होती ना, जब इस कैपिटल के बदले में कुछ मिलता, तो ये ऑप्शन तो है ही नहीं। फिर कह रहा है कन्वर्टेड इनटू रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल में जब कुछ जाएगा ही नहीं तो फिर हम कैसे ऐसे लिख सकते हैं कि कन्वर्टेड, क्योंकि वो तो अपलिखित हो गई है। नन ऑफ द अबव। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड। हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको पसंद आए होंगे सारे नोट्स और सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर कोई कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हो रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को दोबारा देखें, जब तक देखते रहे जब तक कि आपका स्टेट का पेपर क्लियर ना हो जाए। ठीक है, आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाली है मेरी वीडियोज़, तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को शेयर करें। इस टाइम पे मुझे बस यही चाहिए अपने व्यूअर्स से कि वो प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर करें। अगली वीडियो तक बाय।